सबको प्रणाम। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। चलिए सब लोग बैठेंगे, आद्य प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओम ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes. Then open your eyes. चलिए प्रणाम, सबको प्रणाम। आज आप लोगों से इसलिए बात करने का हमने रखा था कि आज सुबह हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बात की थी, देश संस्कृति विश्वविद्यालय में। तो उसमें लास्ट ईयर से आया था मेरे पास मैसेज, लेकिन हमको ये नहीं पता था कितने लोग उसमें इनरोल हो सकते क्या है। तो वहाँ का जो पीएचडी है वो आपको ऑलरेडी बता चुके, 100% ऑथेंटिक है, ठीक है। तो वहाँ जैसे मीता मैम हो गए, हेमलता मैम हो गए, और जो लोगों का नेट के लिए नेट हो गया है वो, या जो लोग पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, जिन लोगों का नेट हो गया है वो या होने वाला है, या जो पीएचडी के लिए एलिजिबल है, वो सभी नवंबर में फॉर्म आएंगे। तो अभी मीता मैम और रचना जी, मोनिका मैम, आप लोग अभी डाल नहीं सकते, लेकिन ये नेक्स्ट के लिए है। सितंबर के करीब, अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, नवंबर दिसंबर में उनका जो भी मंथ होगा स्टार्ट करने का वो स्टार्ट होगा। तो ये हमने आपके लिए एक ऑप्शन, आपके लिए बिल्कुल ओपन ऑप्शन है कि आपको ये चांस वहाँ के लिए मिल सकता है। बस वहाँ पर एक ही चीज़ देखी जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें तो हमको लगता है आप लोग सबके लिए उनके लिए एलिजिबल हैं कि, तो वहाँ पे क्या करना है कि तो अब तब तक आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें करके पूरा रख लीजिए कि जिनका नेट हो सकता है वो ठीक है। और जैसे कुछ लोग अभी इसी बार है, हेमलता मैम है उसमें से, और अपर्णा मैम का अभी शायद नहीं जाएगा क्योंकि पीएचडी के लिए इनरोल नहीं है, वो नहीं हो सकती है। तो हेमलता मैम केवल अभी इस बार ऐसे पर्सन है, और हेमलता मैम और मीना, क्योंकि मीना को भी ये है कि हमको नेट जेआरएफ जब होगा तब हम देखेंगे, लेकिन पीएचडी के लिए इनरोल होना चाहेंगे। तो ये ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी रेडी रहें कि नवंबर में जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको ऑलरेडी बता देंगे, तो आप लोग फिल कर देंगे। बाकी के लोग अपना माइंड सेट रखेंगे कि जैसे उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो एमए कंप्लीट होगा तब रखेंगे। और बाकी के जितने लोग हैं जिनको जेआरएफ निकालना है, वो सब ये माइंड सेट करके रखेंगे कि जून वाला जो अभी फर्स्ट में है, एमए कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। जैसे मानसी हो गए, हिमांशु हो गए, और भी कुछ लोग ने एंट्री की है। तो वो सब का क्या है कि इसी बार आपको ये एक ट्रायल हो गया, जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, और जो हम लोगों का जून वाला है वो फाइनल रखो। क्योंकि एमए एमएससी से पहले ही आपने निकाल लिया तो अपने हाथ में एक कमांड आ जाती है कि हम फ्री हो जाते हैं। और आपका पता है 18 मंथ तक आपने पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं, या नेट के लिए या जेआरएफ के लिए, सबके लिए वैलिड होते हैं 18 मंथ्स। तो आपका एमए उसी में हो गया, एमए के बाद आपके 6 महीने मिल रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका एक दिन भी कहीं नुकसान नहीं होगा, सीधा सीधा आप रेडी हैं एडमिशन लेने के लिए। तो वो जो जेआरएफ के लिए हैं उनके लिए तो देश संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ की ऑलरेडी इतने लोग हैं कि अभी उनका ही नहीं होता, वहाँ हो ही नहीं पाती, इतनी सीट्स नहीं निकालते। लेकिन जो वर्किंग में हैं या जो अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, अपना काम कर सकते हैं, तो बीच बीच में आपको अपनी जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट करने जाना पड़ेगा। बाकी जो कोर्स वगैरह की जो क्लासेस हैं तो वो वहाँ पर भी ली जाती हैं, और वहाँ की क्लासेस में हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हम चाहे वो अपने से लें और चाहे वहाँ से, तो जो आपको सपोर्ट करना होगा वो हम पूरा कर देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताई ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कि हमें अपना एडमिशन कहाँ लेना। तो ये एक अच्छा ऑफ़र हो गया कि आपको वैलिड यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब आपको प्राइवेट में नहीं जाना है, क्योंकि देश संस्कृति विश्वविद्यालय डिम्ड में आती है। डिम्ड का मीन्स होता है कि सारे रूल्स और रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग होंगे, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो खुद का डेवलप किया होता है, उसमें वो किसी को इंटरफेयर नहीं कराते हैं, ना वो टीचिंग में ना वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कराते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो अदर को कनेक्ट नहीं करते वहाँ पर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग यहाँ पर ऐसे पढ़ रहे हैं, मंजू मैम हो गए, सीमा मैम हो गए, और भी कुछ लोग इसमें ऐड हैं,
तो वो इस तरह से पढ़ें कि इसको फिर अपनी जहाँ क्लासेस लें वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करेंगे जाकर। जो अपनी क्लासेस लेंगे वो थ्योरेटिकल लें या प्रैक्टिकल लें, जैसे भी आप लेना चाहें, तो वो जो क्लासेस ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर फीस भी दें और सब कुछ करें भी और उसके बाद आप ऐसे ही सोचें कि बस हमने एक कहानी पढ़ ली। पूरे नोट्स के साथ, पूरे एग्ज़ाम के साथ, सब कुछ तरीके के साथ पढ़ेंगे, ताकि जहाँ आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप पूरे ज्ञान के साथ कुछ पढ़ाने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं। कोई भी क्लास ले रहे हैं कहीं पर भी तो सब पूरे ढंग से लेंगे। तो जितने लोग अलग से हैं जिनको एग्ज़ाम नहीं देना है नेट का, वो सब भी अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और जो अभी इसमें टेस्ट शुरू होंगे वो सभी टेस्ट भी अपने देंगे। ठीक है, वो मानकर यही चलेंगे कि हम इस यूजीसी नेट का पार्ट है यहाँ पर सभी लोग का। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, जितने लोग डेली रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, और भी कुछ लोग इसमें कनेक्ट होंगे, तो जो रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो कम से कम एक बार क्लास से पहले अपना यस ओके करके अपना मैसेज जरूर डाल दें, ताकि ये रहे कि सब क्लास के लिए या क्लास को किसी भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं। बाई चांस कुछ मिस कर भी दिया, क्योंकि अब कोई भी ये नहीं कहेंगे, जितने लोग पीएचडी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं उनके लिए भी, और जिनको इसी बार नेट निकालना है कि अब मेरा किसी कारण से रह गया, और जो जेआरएफ वाले हैं वो जेआरएफ वाले हैं, तो वो सब अपना। अब टाइम कितना है आपके पास, केवल आज को लेंगे तो 8 डेज़ अभी इस मंथ में बचे, 8 से 10 डेज़, और फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर पूरा टोटल देखेंगे पूरा दिसंबर भी मिल जाए तो आपके पास 4.5 मंथ मीन्स हो गए 4.5। ठीक, इतना आपके पास समय है। अब इसमें आपकी तैयारी ऑलरेडी सबकी अच्छी है, बाकी के सब अभी इनको केवल ट्रायल में जाना है, तो सब लोग पूरा माइंड सेट करके पढ़ेंगे। ऐसा कोई नहीं करें कि आज हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब कल कर ले। अब वो कुछ भी हो, यदि आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, लग रहा है कि आज हम पूरा 1 आवर का वीडियो नहीं सुन पाए हैं, तो फिर आप उसमें से अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके पास हार्ड कॉपी में मैटर है वहाँ देखिए जाके, वो आप 1 घंटे का काम 10 मिनट में करिए, लेकिन 10 मिनट में करके कंप्लीट करिए। एक भी दिन मिस कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिसको ये समझ नहीं आता है कि हमें अभी लगता है अभी तो बहुत टाइम है, जो जिनको ये फीलिंग है बहुत टाइम है, उनको मानकर चलेंगे, उन्हें ना तो नेट निकालना है, ना जेआरएफ निकालना है, ना पीएचडी के लिए एनरोल करना है, कुछ नहीं करना है। और जिनको ये लगता है कि कोई टाइम नहीं है, बस हमको एग्ज़ाम देना है, ठीक, ये माइंड सेट करके चलें, क्योंकि कंपटीशन का मीन्स होता है डू एंड डाई, करो और निकलो आगे। बार बार उसको फिर दें तो अभी तो आपके लिए कोई टाइम नुकसान नहीं हुआ किसी का, तो ये इसी बार निकालना है और अपने लिए। फिर उसके बाद सबको एक एक हमने बोल कर रखा है, अभी करते हैं, या फिर हमने अपना माइंड सेट करके खुद का रखा है कि आप जब दिसंबर का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, फिर हम जो 7th लेवल वाला आपका YCB का पड़ा हुआ है उसको तब करवाएंगे, जो 7th लेवल का YCB, ताकि एक माइंड सेट होता है ना कि क्योंकि नेट निकालने का मतलब है आपका पूरी तरीके से आप रेडी हो गए कि हमारा MA हो गया और नेट हो गया, और जिनका JRF है वो JRF हो गए। तो फिर क्या होगा कि 7th लेवल का जो आपको YCB का देना है एग्ज़ाम, फिर आप शांत दिमाग से देंगे, जिनका अभी किसी का रह गया था, और 7th वाला तो सभी का, 6th का भी कुछ का पड़ा हुआ है, तो वो सब आप तब देंगे, ठीक है। और या फिर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं लग रहा है जो इनका 6 का, जैसे मीता मैम का भी 6 का नहीं हुआ है मीता मैम, है ना, तो लगे तो आप देखेंगे, नहीं तो फिर 7 दिसंबर को क्रॉस करके एग्ज़ाम देकर फिर उसके बाद करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि एक काम हमने पूरा अपनी मेहनत से पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर जनवरी और फरवरी में दोनों को मिला के, जन और फेब में दोनों को कनेक्ट करके 6 और 7 का आप दे देंगे, क्योंकि इतनी तैयारी आपकी YCB नेट में हो जाएगी कि वहाँ के लिए आपका कुछ भी नहीं बचेगा, केवल एग्ज़ाम देना बचेगा। तो YCB का जो 7th लेवल है वो तब करेंगे, और जो एग्ज़ाम देना है उसको आप जनवरी में देकर फ्री हो जाए, जैसे आपका MA का एग्ज़ाम वहाँ हो जाए, नेट का दिसंबर में हो जाए, उसको वहाँ देकर फ्री हो जाए, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, बाकी फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे मैम, इसका पीएचडी का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एडमिशन, टॉपिक्स और क्या प्रोसेस, कितना टाइम, वो थोड़ा सा मुझे जानना था। पीएचडी का जो टाइम है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस समय फाइनल कर दिया गया है 3 इयर्स। 3 इयर्स में आपकी पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, ठीक है। पहले था कि कितना भी टाइम ले रहे हैं, अब वो चीज़ें नहीं है, अब आपका बिल्कुल एक फ़िक्स टाइम है, इसके अंदर आपने अपना काम कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर आपकी पीएचडी रिजेक्ट कर दी जाएगी,
ठीक है। और उसके साथ साथ 6 इसमें रिपोर्ट्स आपकी सबमिट होती हैं जो हर 6 मंथ में, मीन्स जैसे मान लो अभी जून में आपने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट रिपोर्ट कब जाएगी, दिसंबर में, ठीक। फिर सेकंड जून में, हर 6 महीने में एक रिपोर्ट जाती है। वो रिपोर्ट किस लिए जाती है कि उस रिपोर्ट में आपको ये बताना होता है कि जो हमने पीएचडी का टॉपिक लिया है उस पर हमने कितना काम किया है, उसमें हमने कितना काम किया है वो उस रिपोर्ट में आपको बताना होता है। और कभी भी वहाँ पर देखने के लिए पूछा जाए तो उस मैटर को आपको पीडीएफ में जो वो होता है पीडी होती है उसमें लेके रखना होता है ताकि वो लिया जाए। क्योंकि अब आपको पता है या नहीं, अभी तक हो जाता था आप कहीं भी कर ले मैटर रख ले मान लिया जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको पेन ड्राइव में मेल करना पड़ेगा, वो मैटर देखते हैं कि आपने क्या काम कर रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ कर दे, वो अच्छा भी है क्योंकि इतने बड़े काम को करेंगे, आप कट कॉपी पेस्ट कर लिए तो फिर मिला ही क्या हमको फिर उसमें से, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ तो अपने आप में अगर आप पढ़ने वाले सब लोग हैं तो खुद में अंदर से लगता है कि ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर रही बात जब आप टॉपिक की बात होगी तो जैसे आप लोग ये कर लेंगे तो वो सारा काम हम आपको पूरे मन से करवा देंगे। जिसकी जो पर्सनालिटी है उसी की काउंसलिंग करके उसी का टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग एलिजिबल करा देंगे। और दूसरा फिर टॉपिक में कैसे काम करना है वो एक अलग मैटर है पूरा, तो वहाँ जो मेरा पूरा सपोर्ट है वो कर देंगे। क्योंकि पीएचडी आप देखेंगे जो हम लोग का नेट जेआरएफ ये जो तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी इतना अलग है एक दूसरे से कि आपको पीएचडी में जब जाएंगे तो आपको यही नहीं लगेगा कि यहाँ नेट जेआरएफ एमए का क्या मतलब है, इतना अलग है। मतलब उसको देखने के बाद आपको लगेगा अब हम कोई दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है। यदि आप मेहनत से करेंगे तब की बात। वही फिर हमने कहा उधार लेकर तो अब वो उसका टाइम भी चला गया है, अब किसी ने कर दी वो सब टाइम भी अब चला गया, तो इसलिए वो एक अलग चीज़ है। तो वो तभी आप अच्छे से कर पाएंगे अपना काम। जब आपने यहाँ अच्छा कर लिया तो फिर वहाँ पे भी अच्छा कर लें। केवल वहाँ क्या आपका काम आएगा, एक चीज़ काम आएगी जब आप पीएचडी करेंगे, जो फर्स्ट पेपर में रिसर्च पढ़ रहे हैं वो काम आएगा। दूसरा जिस टॉपिक पर आप काम करेंगे वो अपनी यूनिट में जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो काम, उसमें से कोई भी मान लो किसी ने थ्योरेटिकल टॉपिक लिया तो वो उसका काम आ जाएगा, किसी ने प्रैक्टिकल वाला टॉपिक लिया एम्पिरिकल स्टडी की तो वो टॉपिक काम आ जाएंगे। तो वो चीज़ आपकी पूरी काम आ जाएगी। लेकिन वो भी कितना दोनों का देखें तो केवल 2% काम आएगा, ठीक, 2% 2%, ठीक, इतना काम आएगा उसमें कि इतना के परिचित रहेंगे कि हमारी क्या चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबके लिए अब बता दिया हमने। अब आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, सबके जिसके जो भी क्वेश्चन हो, इसके बाद फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे इसे मैम इसमें कॉलेज का सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब हम कैसे चूज करेंगे कि कहाँ से हमें पीएचडी करनी है? जब ये आपका हो जाएगा, पहले तो हमने आपको देश संस्कृत विश्वविद्यालय का एक ऑप्शन दिया, ठीक है। और भी ऑप्शन तब तक जो आपके आसपास के, जैसे जिस यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हैं वहाँ पर भी है योग से। बस योग सब जगह नहीं है, ठीक है। तो योग में सभी जगह नहीं है। और दूसरा ये भी देखना होता है कि एक होता है कि हम कहीं से भी कर लें, ये भी महत्वपूर्ण होता है हम कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है हमने प्राइवेट से कहीं से कर लिया, एक स्टेट से किया, डीम्ड से किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो वो भी आपके लिए, तो उत्तराखंड में कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं जो योग के लिए पूरी तरीके से सही, पतंजलि भी सही वर्क कर रहा है, गुरुकुल कांगड़ी भी सही वर्क कर रहा है, संस्कृत यूनिवर्सिटी वो भी सही, उसके अलावा और भी कुछ हैं अभी जो उससे कनेक्टेड है। तो वहाँ पे 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की हैं और कॉलेज जो पूरा एलिजिबल हैं, या ये कह दें पूरी तरीके से 100% ऑथेंटिसिटी के साथ पीएचडी कराते हैं। इसके अलावा दिल्ली वगैरह में भी हैं, तो वो आप लोग अपने से चूज़ कर लेंगे कि हमारे लिए कहाँ सही पड़ेगा, ठीक है। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल कोर्स वर्क का होता है, वो 3 मंथ्स का टोटल टाइम होता है। तो कोर्स वर्क में क्या करेंगे, जो लोग वैसे करेंगे तो फिर उनकी एक नीड होती है कि यदि आप किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपने एक लीगल रिटर्न में दिया कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको रिजल्ट चाहिए होता है। और हाँ, सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जैसे यहाँ पर पीएचडी के लिए आपको पीएचडी में इनरोल्ड होने के लिए एक परसेंटेज चाहिए आपको, नेट पीएचडी और फिर हायर जेआरएफ हो गया। ऐसे ही पीएचडी में कोर्स वर्क पास करना कंपलसरी है। यदि कोर्स वर्क आप नहीं निकाल पाए उसका पीएचडी का, तो फिर आप पीएचडी के लिए इनरोल नहीं, ठीक है। तो उसमें केवल 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक रिसर्च प्रॉपर, जो अभी पढ़ रहे फर्स्ट पेपर का रिसर्च, वो उसका फिर हमने बोला
फर्स्ट मतलब 5%, ठीक, बस जानकारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो उसका रिसर्च हो गया, फिर उसमें किसको किसको दिक्कत नहीं आएगी, रचना जी को दिक्कत नहीं आएगी दूसरे मेथड में, जिनको कंप्यूटर का सही नॉलेज हो, तो वो लगभग आप लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा वहाँ बता दिया जाएगा, थोड़ा आप डेली प्रैक्टिस से अपना कर लेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा फिर जो हमारा उसी रिसर्च में जो हम लोग टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। ये 3 चीज़ें कोर्स वर्क का पार्ट है। तो कोर्स वर्क को पास करना सबके लिए मस्ट होता है, जब वो कर लेंगे तभी फिर आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, और जिसके जिसके क्वेश्चन हम सबके लेते हैं, पहले सीमा मैम का लेंगे, फिर हेमलता मैम को बोलेंगे। सीमा मैम। नमस्ते दीदी, मेरी गाड़ी तो इससे पहले ही अटकी हुई है। अभी मेरे को एमए योग का कंफर्म नहीं हो रहा है, फोन ही नहीं उठाता है कोई, जो नंबर भेजे थे आपने। अच्छा, अभी आपने हमको मैसेज नहीं किया, हमने और लोगों के लिए बात कर ली थी आपकी। कल तो नहीं बोलेंगे, कल तो हम कोई काम नहीं करेंगे, संडे को भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंडे को हम सीमा मैम कर देंगे, मंडे को हम बात करके बता देंगे। आज ही कर दीजिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आज मैं 60 साल की हो गई हूँ। सब लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी ब्लेसिंग सब लोगों को आए, आपको स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि सब मिले सबकी तरफ से, ठीक। बिल्कुल दीदी, आपका साथ हमेशा है। तो फिर आज देखते हैं, अगर वो सीमा में बात हो जाती है तो हम आज एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और पॉसिबल होगा मंडे को ट्राई आज, इसलिए क्योंकि टाइम वहाँ का 2 बजे तक का है बात करने का, तो एक हम ट्रायल कर देख लेंगे जी। चलिए मीता मैम बोलेंगे। थैंक यू मैम। ये कोर्स वर्क वहाँ जाके देना होता है या ऑनलाइन होता है? कोर्स वर्क हमने बोला कि 2 चीज़ें होती है, यदि आप वहाँ नहीं जा पाए तो फिर उसमें पास होना ज़रूरी है, तो कोर्स वर्क का तो हम खुद पढ़ाते हैं सारी चीज़, पीएचडी का ऑलरेडी हम पूरा देखते ही हैं, ठीक है। तो कोर्स वर्क का फिर हम यहीं पर क्लासेस लेंगे, ठीक, जैसे हम अदर के लेते हैं वैसे फिर आप लोग को लेंगे क्लासेस, ठीक है। तो उसमें फिर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी कोर्स वर्क में, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉपिक भी कोर्स वर्क के दौरान ही सेलेक्ट करना होता है, वो सब उसी का पार्ट होता है, जो 6 महीने दिए जाते हैं, 3 महीने उसका स्टडी का टाइम है, फिर एग्ज़ाम होता है, तो उसमें फाइनल ये कर लिया जाता है कि किस टॉपिक पर हम कैसे काम करेंगे, बस ये है उसका कोर्स वर्क का मतलब, ठीक। बोलेंगे ना तो मैम। जी प्रणाम। प्रणाम मैम। जी, एक तो देव संस्कृति जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय, ये अपना स्टेट का है या सेंट्रल है? एक तो ये पूछना था। डीम्ड में आता है, डीम्ड में 3 यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड और स्टेट, ठीक है। डीम्ड में सब कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है, केवल वो अपने जो वर्किंग वाले लोग हैं या जो उनका इन्वायरमेंट है उसका जो डेवलपमेंट है वो कभी भी गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, वो उनका सेल्फ होता है, ठीक है। अब जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुछ उन्होंने नॉर्म्स बना रखे हैं कि उनका सुबह 5 बजे हवन होना ही होना है, ठीक है, शाम को 6 बजे मेडिटेशन होना ही होना है, थर्सडे को आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास होनी है, संडे को उनकी कुछ चीज़ें हैं कि उसमें जाना है सबको मेडिटेशन में, कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक बनी हुई। दूसरा वहाँ क्या है कि किसी ने भी 2 काम किए, एक लूज़ कैरेक्टर और एक किसी भी तरह का चोरी वाला काम, तो उसको पूरा फीस के साथ बाहर कर दिया जाता है, आप फीस लीजिए और तुरंत जाइए। तो जब सेंट्रल में और इनमें ये नहीं होता है, उसमें अगर फ़ीस आ गई तो ये प्रावधान नहीं कि आप वापस कर पाएँ, ठीक है। डीम्ड वाली जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने कुछ चीज़ें रखते हैं कि अपना इन्वायरमेंट में कुछ छेड़छाड़ दूसरों से नहीं कनेक्ट करते, बस डीम्ड का अर्थ केवल इतना ही है, ठीक है। तो दीदी एक बोले, ये पूछना था कि हम सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम क्या सब्जेक्ट पहले सब लोग आज अपना अपना सही करेंगे, वो जब पीएचडी करेंगे तो क्या करना है, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक। पीएचडी में क्या सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट कहाँ तक रहेगा, हमारा एमए तक हो गया। पीएचडी में टॉपिक का मीन्स हो गया, जो मान लो हम लोग योग दर्शन है, योग दर्शन में 100 टॉपिक्स हैं, 100, ठीक। ऐसे तो आप लोग बस हेमलता मैम आप अपनी पर्सनालिटी के उसमें देखना कि जो आप अपने वर्किंग एरियाज़ में हैं वहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता दिख रही है, तो उसमें से जो श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ, योग दर्शन, उपनिषद, या फिर हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो 6 यूनिट का पार्ट है या डाइट वाला पार्ट है, क्योंकि जो टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं ना वो एक एक टॉपिक में भी कम से कम
20 टॉपिक्स कनेक्टेड है कि एक ही टॉपिक को मान लो हमने अभी बोला डाइट, तो हमने कहा कि डाइट, फीमेल की डाइट, वर्किंग फीमेल की डाइट, बच्चों की डाइट, टीनेजर्स की डाइट, मेल की डाइट, फिर उसमें जो अदर हैं बुज़ुर्ग लोग हैं, फिर डाइट डिजीज़ के अकॉर्डिंग हो गई, डाइट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गई, डाइट पर्सन टू पर्सन हो गई, या डाइट कोई रूरल और अर्बन एरिया से रिलेटेड हो गई। तो डाइट ही है, एक ही चीज़ है, उससे रिलेटेड 20 से 50 टॉपिक्स बन रहे हैं। तो सब लोगों के लिए है कि जब भी आराम से शांत बैठा करिए 2-4-5 मिनट, तो मन में अपना सोचा करिए कि हम किस टॉपिक पर और किस समस्या पर काम करेंगे। ये सबके लिए है। और फिर जब हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, जब आप लोग लेंगे, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ सही करा देंगे, क्योंकि टॉपिक सेलेक्ट करना पीएचडी का 50% काम होता है। टॉपिक सेलेक्ट करना पीएचडी का 50% काम होता है, ठीक है। तो टॉपिक एक टफ वर्क है, लेकिन धीरे धीरे आप अपना माइंड सेट करेंगे, और फिर हम जब आपका वो टाइम आएगा उससे पहले फिर हम फाइनल करवा देंगे, उसमें वहाँ कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बोलेंगे दिव्या? दीदी आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा था, एक मिनट माइक म्यूट करेंगे। मेरा सब्जेक्ट था इम्पैक्ट ऑफ effect of selected yogic practices and motivational lectures on adolescent anxiety and moral values। कि एंग्जाइटी बढ़ती है तो टीन एज में मॉरल वैल्यूज़ डाउन होते हैं, और मॉरल वैल्यूज़ डाउन होंगे, मॉरल वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी तो एंग्जाइटी डाउन हो जाएगी, और एंग्जाइटी बढ़ेगी तो मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो जाएगी। इस पर लाइव पूरा हमने काम किया था कि मोटिवेशनल लेक्चर्स भी लाइव, टीन एज वाले बच्चे भी लाइव, जिनको उनका मोटिवेशन मिल रहा है वो भी लाइव, ऐसे करके काम किया था इस पर, ठीक है। तो वो सब लोग अपनी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सब चूज़ कर लेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे, जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे सबके लिए, जिनको भी जो भी काम करना है अपने पीएचडी में, वो वही टॉपिक चूज़ करेंगे जो बर्निंग क्वेश्चन हो। बर्निंग क्वेश्चन का मीन्स नीड ऑफ टाइम, अभी की जो समस्या हो उसको उठाएंगे। अब कोई पहले पिछले वाली चीज़ों में नहीं उठाएंगे कि कुछ भी हमने उठा लिया, ठीक है। तो वो उठाना है जो अभी की नीड है, अभी चाहे वो अपने से हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड करेंगे, और या फिर आप बच्चों, जिसको भी आपको सही लगता है, उसमें कोई किसी का वो नहीं कि आप ऐसा करें वैसा करें, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, बाकी फिर काउंसलिंग करके हम फाइनल कर लेंगे। बोलेंगे दिव्या? और जिसके जिसके जो क्वेश्चन हो आज कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आज कुछ चीज़ें हमें करके बतानी, बस फिर आज आपका आगे बढ़ना है टॉपिक। बोले दिव्या? दीदी इसमें सिनॉप्सिस क्या होता है? वो सब उसी का पार्ट है, सब आगे बताए। वो सिनॉप्सिस तब जाएगी आपकी जब कोर्स वर्क पास हो जाएगी, ठीक। टॉपिक जो होता है, टॉपिक का एक ब्रीफ, जैसे जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सिनॉप्सिस क्या है? जिस टॉपिक पर आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सिनॉप्सिस। जी दीदी। बोलेंगे दिव्या, फिर बस क्लास स्टार्ट करें। हेलो दिव्या। मैम, मैम ये पूछना था मैम, जो टॉपिक होता है उसकी कोई लिस्ट रहती है या कहीं पे कुछ लिमिटेशंस होती, ऐसा कुछ रहता है कि कुछ भी मतलब ऐसे टॉपिक उठा लेते हैं? ऐसा होने लगे तो सब पीएचडी निकल लेंगे। हमने आपसे कहा 1 ईयर निकल जाता है टॉपिक सेलेक्ट करने में, ठीक है। वो तो हम लोग इतना टाइम हो गया, 6 महीने से ज़्यादा, तो 6 महीने नहीं 9 मंथ्स के बाद हम टॉपिक सेलेक्ट कर पाए थे। फाइनल होकर आरडीसी से भी चेंजेस आ जाते हैं। इतना टॉपिक का पर काम, ये काम टिपिकल का मतलब वैसा टिपिकल नहीं है, पर ऐसे नहीं कह सकते कि बस हमने आराम से लेट गए और अच्छी नींद ले ली, कल टॉपिक वो। यहाँ पीएचडी में थोड़ा है, यहाँ पे नेट ज़्यादा काफ़ी सरल है, ठीक है। पीएचडी में क्या है कि क्विक डिसीजन है वहाँ का, यस और नो है, तो उसके लिए फिर काम थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो उस पर उसके लिए ऐसा वो नहीं करें। हमने फिर सोचा जिनकी हमने पीएचडी कर लिया था अलग से, अभी यदि मेरे डायरेक्शन में किसी व्यक्ति ने सही मन से 3 घंटे ऑनेस्टी के साथ डेली दे दिए और नई जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके साथ, ठीक है, तो 1 ईयर में पीएचडी का काम आपका हम कंप्लीट कराते हैं, केवल 1 ईयर। लेकिन फिर हमने बोला 3 आवर्स देने हैं और जो टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है, ठीक है, बस उसके साथ टच करके लेंगे तो 1 ईयर सफिशिएंट होता है पीएचडी के लिए, विद पेपर, जो हम लोगों के पेपर पब्लिश होते हैं उनके साथ।
ठीक है। और पेपर के लिए आप लोगों को फिर अभी एक चीज़ और बता दें, इसीलिए आज की क्लास इम्पॉर्टेंट थी कि जितने लोगों को माइंड में कोई पेपर पब्लिश करने का आ रहा हो, कोई ऐसे टॉपिक आ रहे रचना जी इसमें सच में बहुत अच्छे से काम करती है, हेमलता मैम की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और सबके लिए बोला जो लोगों के पास ऐसी कोई आइडियाज़ आ रहे हों, अपना जिस पे पीएचडी भी करना चाहते हो और काम भी करना चाहते हो पेपर में, तो फिर आप लोग करेंगे, उसमें हम आपको सपोर्ट कर देंगे। और मेरे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो नेशनल से इंटरनेशनल को कनेक्ट कर देंगे, और डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड है जर्नल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको, जिसके लिए लोग पूरी पीएचडी करके भी जाते हैं, फिर भी उनको सर्च करने पता करने में टाइम लगता है, तो ये मान लो कि हम लोग करके हैं, और यूनिवर्सिटी का जो पार्ट है बस उसका सहयोग है, मेरा उसमें कुछ ऐसा बड़ा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ जिसको ऐसी कोई चीज़, और हाँ सीमा मैम का हो गया, सीमा में आपको कोई चीज़ में ऐसा स्पेसिफिक लगता हो किसी टॉपिक में, क्योंकि आपकी कमांड है बायो में, कुछ चीज़ें ऐसी लगती है डिजीज़ ओरिएंटेड कहीं करने का, तो एक नए तरीके से ढंग से करेंगे। और ये सब आज ना भी कर पाए, एक होता है ना, हमने एक लिस्ट बना ली है कि ये चीज़ें हैं, पता नहीं कब कौन सा माइंड सेट होता है और हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो लगता है कि हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अपना एक डायरी नोट करिए, उस पर आराम से चीज़ों को डिसाइड कर लीजिए, ठीक है दिव्या। और बाकी दीदी एक बात और शेयर करना चाहूंगी, मैंने एमएड मिनी पीएचडी जिसको बोलते हैं ना, एमएड किया हुआ है मैंने, तो वो डिजर्टेशन भी मैंने अपने आप ही टाइप किया था, तो मेरे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, बस टॉपिक में और वो पब्लिकेशन में आइडिया कम है मेरे को। तो मैं चाहूंगी कि ये आइडिया आपका अच्छा लगा कि पब्लिकेशन कोई पेपर वगैरह ऐसा, तो वो आपसे बात करूंगी मैं कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक ठीक है? है, उसको कर सकते हैं। उसमें किसी के पास भी हमने इसलिए बोला कि अलग अलग बताते तो फिर हमको सबको टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी से अभी सुबह ही बात हुई तो बहुत सारी चीज़ें करंट में पता चली, और उन्होंने बोला भी कि जो लोग करते हैं उनको मैसेज पहुंचा देना, तो इसलिए हमको लगा एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ ही मैसेज दे दें, तो सबके लिए हमने सारी चीज़ जानकारी दे दी। अब किसी को कोई नीड हो तो फिर मैसेज कर लेंगे, और ये सारा डिस्कशन हम जब भी करेंगे तब वो संडे को करेंगे, ठीक, टाइम बता दिया सबको, संडे को ये डिस्कशन करेंगे। चलिए अब पहले हमारी रचना जी के लिए एक क्लैपिंग करिए, कल इतनी बढ़िया क्लास ली थी जिसको कह सकते कि एक भावी प्रोफेसर, ठीक, सबको, ठीक। और पता है इससे क्या समझ में आता है कि हम सब लोग भी ऐसे करेंगे तो सबके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, बस शुरू करने की देर होती है, और कई बार होता है हम चीज़ों को करते नहीं तो हमें लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबके लिए एक मोटिवेशन भी है, और सब लोग सीखें और ऐसे ही सीखें और इनसे भी अच्छा सीखें, और सब एक से एक अच्छा सीखें कि जिसका जो पोटेंशियल है वो 100% दें, ठीक है। चलिए सबको प्रणाम। अब रचना जी हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे, लीजिए। आज आपको ग्रुप में पीडीएफ जो मिले वो ओरिजिनल, हमने ईशावास्य उपनिषद और केनोपनिषद जो 2 उपनिषद का अध्ययन किया है उनका टेक्स्ट आपको मिला है, और आई थिंक स्क्रीन अभी विजिबल नहीं है, दिख रही है दीदी? दिख रही है, ओके। ये केनोपनिषद है और इसी का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हम उसे पढ़ेंगे। कल हमने इसका जो अध्ययन किया उसमें इसके 4 खंड देखे थे ना, देखिए 4 खंड दृष्टिगत हो रहे हैं सभी को। इसके बाद शांति पाठ भी है, तो शांति पाठ से भी प्रश्न निकल आते हैं। तो हमें सबका जो एक प्रारंभिक मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस तरह से उन्हें थोड़ा सा लर्न करना है। प्रॉपरली कर सको तो भी ठीक है, नहीं तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस आएगा, उसमें आपको उसकी फर्स्ट लाइन भी याद है तो आप डील कर पाएंगे। अभी हम केनोपनिषद का प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें आप देखिए सबसे पहला जो मंत्र है ये प्रार्थना के रूप में ही है। सभी उपनिषदों को जब हम पढ़ेंगे तो प्रार्थना के रूप में मंत्र आएंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुषुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरये य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि
सन्तु ते मयि सन्तु, मेरे सभी अंग पुष्ट हो तथा मेरे वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत, बल तथा संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो। यह सब उपनिषेध वेद्य ब्रह्म है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं तथा ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख न हूं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मज्ञान में लगे हुए मुझ में स्थापित हो। तो देखिए किस तरह से कल जो हमने पढ़ा था, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं उसमें सभी आया था ना, तो ब्रह्म इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है। तो ये प्रार्थना से प्रारंभ किया है कि ब्रह्म मेरा निराकरण ना करे, मैं ब्रह्म का ना करूं, यानी मैं उनसे विमुख ना हूं, दूर ना जाऊं और ब्रह्म मुझसे दूर ना जाए। ये प्रार्थना है, इसे प्रयास करेंगे हम सभी कि लर्न कर सके, संस्कृत में कर सके बेस्ट है, नहीं तो ये अर्थ। अब आप इसमें देखिए ये सीधा सा ममांगानी, मेरे अंग। अब ये अंग सारे वाक, वाणी, प्राण, चक्षु आंखें, श्रोत्र कानों के लिए आ रहा है। तो ये बलपूर्वक, बल जो भी हमारा है, ये सारी इंद्रियां, ये सब पुष्ट हो। तो ये शुभ प्रार्थना की गई है। हम भी सत्र प्रारंभ करते हैं, समापन करते हैं, तो पहले स्वस्ति वाचन करते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ना कि हम सब अपने भीतर उसे धारण कर सके। और हमारे जो नव द्वार है तो उसमें से सप्त द्वारों को स्पर्श करते हैं हम। ये हमारे दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नॉस्ट्रल्स और जो कोष्ठ है, ये हमारे 7 द्वार है। इनसे जो इनपुट होगा ना वही आउटपुट होगा, इसलिए ये प्रार्थनाएं की जाती है। तो उपनिषदों में प्रार्थना का ये विशेष महत्व है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये कल हमने पहली लाइन याद होगी आपको, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। पूरा श्लोक नहीं था कल वाले पीडीएफ में जिससे हमने स्टडी की थी, तो आज हम इसी को वापस से रिवाइज करेंगे। केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुक्षोत्रं क उदेवो युनक्ति। शिष्य आचार्य से प्रश्न करता है। कल हमने देखा था ना, प्रश्नोत्तर शैली है। शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं, सद्गुरु उत्तर दे रहे हैं। तो शिष्य ने क्या प्रश्न किया, हे आचार्य, यह मन किसकी प्रेरणा से अभिष्ट वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है? कौन प्रेरित करता है? कौन शब्द, केन, केन यानी हु, कौन। तो केनोपनिषद का नामकरण ही इसी से हुआ ना, कौन। तो कौन प्रेरणा देता है, हु इंस्पायर्स, कि उससे हमारा मन आकर्षित होता है। जो हमारा प्राण है वो किससे युक्त होके चलता रहता है? प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, तभी हम जीवित हैं। मनुष्य वाणी को किसकी प्रेरणा से बोलते हैं? कौन प्रेरित कर रहा है जिसकी प्रेरणा से हम बोल रहे हैं? और वो कौन से देवता है जो आंख और कानों को अपने कार्यों में लगाता है? तो शिष्य पूछ रहे हैं कि इंद्रियों को कार्यों में प्रवृत्त करने वाले देव कौन से हैं? तो इसका आचार्य ने क्या उत्तर दिया, श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो है वाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषक्षुरति मुच्य धीरः प्रेत्यास्माद लोकाद मृदा भवन्ति। हे शिष्य, सारी इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला परमात्मा है। वह कानों का कान है, मन का मन है, निश्चय ही वाणी का वाणी है, वह प्राण का प्राण है, आंखों की आंख है। धीर पुरुष ऐसा जानकर इस लोक से मरकर अमृत अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो कल हमने ब्रह्म का स्वरूप भी पढ़ा था ना, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निरतिशय है, जैसे योग सूत्र में भी हमने पढ़ा। वैसे ही यहाँ पर भी ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अद्वितीय, निर्विकारी, कोई विकार नहीं है उनमें। तो इस तरह से ये आचार्य ने, सद्गुरु ने शिष्य की जिज्ञासा का शमन किया। अब ब्रह्म का और वर्णन अभी चल रहा है, तो ये देखिए, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, न विद्मो न विना विजानीमो यथै तदनु शिष्यान्यदेव तद विदितादथो अविदितादथि इति शुश्रूम पूर्वेशां ये नस्तद्या चक्षिरे। वहां उस ब्रह्म तक न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। कल हमने पढ़ा था ना, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। ब्रह्म हमारे सामने, ऐसा नहीं कि
प्रकट रूप में आ जाए, हम उन्हें स्पर्श कर लें या हम उन्हें आंखों से देख लें, इनमोर्टल आइज से, ऐसा नहीं है। ब्रह्म केवल ज्ञान और ध्यान से अनुभूत किए जा सकते हैं। अनुभूति शब्द याद रखना है हमें। तो ब्रह्म को इस प्रकार उपदेश करना चाहिए, वह न हमें जानते हैं न ही यह समझते हैं कि इस दशा में किस प्रकार कोई उसका उपदेश करे, क्योंकि वह ब्रह्म जानने योग्य विषय से भिन्न है तथा अज्ञात से भी परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो ब्रह्म वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, अपितु जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तुम्हें ब्रह्म समझना चाहिए। तर्क द्वारा जिसे सिद्ध किया जा सकता है अथवा जिसकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो तर्क से परे है। तर्क की शक्ति और चक्षु की बुद्धि तक ही सीमित है, जो वस्तु बुद्धि की समझ से भी परे है। नेति नेति शब्द आया था ना उपनिषदों में, नेति नेति वही है। ये जहाँ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि आदि और अंत है ही नहीं उनका। वाणी प्रत्येक दृश्य और परिचिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है, परंतु ब्रह्म न परिचिन्न है न साकार है। फिर वाणी किसका निर्देश करे? इसलिए ब्रह्म वही है जिसने वाणी की रचना की है, किंतु वाणी उसे कह नहीं सकती। गूंगे व्यक्ति को जो डम्ब है, बोल नहीं सकता, आप उसे अगर गुड़ खिला देंगे और फिर पूछेंगे कैसा लगा, तो क्या वो बता पाएगा? तो वैसे ही ब्रह्म है ना, वो शब्दों का विषय है ही नहीं। ब्रह्म शब्दातीत है, शब्दों में वर्णित ही नहीं कर सकते, हम बांध ही नहीं सकते। क्या मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता? नहीं। यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो ब्रह्म मन से मनन नहीं करता और न जिसको मन से जाना जा सकता। अब ब्रह्म स्वयं भी मनन नहीं करते, क्योंकि वो कोई अवतार लेके तो आए नहीं है। कृष्ण भगवान ने कर्म किए, राम भगवान ने किए, क्योंकि वो पूर्णावतार, अंशावतार, कई रूपों में 24 अवतार जो हुए, उस जिस रूप में आए, तो वो एक आदर्श स्थापन के लिए आए कि लोग फॉलो करें उनको, इसलिए वो आए। लेकिन ब्रह्म तो मनन भी नहीं करते, कोई कर्म भी नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं भी मनन नहीं करते। और जिसको मन से जाना जा सकता है, किंतु जिसकी शक्ति से मनन का काम क्या है? 2 काम है, संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है। मन की कोई परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है, जो संकल्प करता है और जो विकल्प करता है। तुम उसी को ब्रह्म समझो। अब जैसे अभी पीएचडी की बात चल रही थी, तो कितनों के मन में कितने विकल्प आए होंगे ना, मेरे लिए ये बेटर है, नहीं ये ठीक है, मेरी ये चीज अच्छी है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत सारे विकल्प उठ रहे थे ना, वो मन में उठ रहे थे। और बुद्धि क्या करेगी? डिसाइड करेगी। बुद्धि डिसीजन मेकिंग करती है, मन संकल्प विकल्प उठाता है। तो तुम उसी ब्रह्म को समझो जो समझते हैं कि मन की कल्पना से हमने उस ब्रह्म पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि परिमित मन, अपरिमित और अनंत गुणों वाले ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर कल की क्लास में चीजें अगर समझ में आई थी ब्रह्म के बारे में जो कही गई, तो ये आज की ये जो श्लोक हैं, ये आपको कठिन नहीं लगेंगे, इनमें भी उतना इंटरेस्ट आएगा। तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आपको अगर लिखना अच्छा लगता है, आप लिखेंगे तो ज्यादा कनेक्ट भी कर पाएंगे। अपनी नोटबुक में खुद भी लिखें, और इसमें से मेन लिखेंगे। जैसे आगे अभी और जो श्लोक आएंगे ना, जैसे ये तो वही कंसेप्ट चल रही है, ये कल हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, जो कानों से सुनाई नहीं देता, उसकी शक्ति से कान सुनते हैं। मतलब कानों को सुनने की शक्ति ब्रह्म ने दी, लेकिन हम कान से ब्रह्म को नहीं सुन सकते। He gives us power, but our ears can't feel him. तो वो है। तो शब्द मात्र से जिसकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है। अब उसी तरह से देखिए, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये अच्छा श्लोक है, आप इसे लर्न भी कर ले, छोटा भी है, तो ये समझ में आएगा। जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, अब ब्रह्म कोई हमारी तरह तो है नहीं कि ब्रीदिंग करते हैं डेली, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एक्सहेल करते हैं, किंतु जिसकी शक्ति से श्वास आता है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। लेकिन ब्रह्म एक सागर है और सारी आत्माएं बूंदे हैं। अब वो बूंदे श्वास लेती है ना,
तो वो किसकी शक्ति से लेती है? ब्रह्म की शक्ति से। प्राणोपासक जिसको ब्रह्म समझते हैं वह ब्रह्म नहीं है। प्राणोपासक मतलब प्राण की उपासना करने वाले, तो जिसको वो ब्रह्म समझ रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। तो 4 खंड है, उसमें से पहला खंड जो है इसमें ये 8 श्लोक है, जिसमें से हमने इसका एक सार रूप कल पढ़ा था। हिंदी में उसको अच्छी तरह से उदाहरणों के साथ हमने अध्ययन किया था। आज हमने उसकी संस्कृत देखी है और अब हम दूसरा भाग प्रारंभ करेंगे, दूसरा खंड। अभी आचार्य का ही संवाद चल रहा है। आचार्य क्या कह रहे हैं? यदि मन्यसे सुवेदेति तभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। आचार्य शिष्य से कह रहे हैं, हे शिष्य, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, तो निश्चय ही तुम ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही जानते हो। जैसे रावण का उदाहरण कल हमने लिया था, बार बार कहता था ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने ब्रह्म को जान लिया। शिव जी मुझे सिद्ध है, मेरे बेटे ने इंद्र को भी जीत लिया और पूरे इस ब्रह्मांड पे मेरा ही शासन है, वो ऐसा मानता था। अगर उसने कहा कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, तो इसका मतलब वो अल्प स्वरूप जानता है। और जो रूप विद्वान जनों और देवताओं को भी विदित है वह भी अल्प स्वरूप ही है। अब जिन्हें विद्वानों ने, देवताओं ने जाना, उन्होंने भी केवल इतना सा जाना है, कण मात्र जाना है। अतः तुम्हें सदैव मनन करना चाहिए, तभी ब्रह्म का स्वरूप जाना जाएगा। चिंतन और मनन जब किया जाए, ध्यान और ज्ञान किया जाए, तब ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो आचार्य का अर्थ क्या है? अनंत ब्रह्म के ज्ञान का अभिमान करना मूर्खता का काम है। जो ये अभिमान करके कहता है ना, मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो वो मूर्ख है, क्योंकि ब्रह्म मनुष्य की अल्प बुद्धि में, छोटी बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकता। तो जो भी ये अभिमान करे मैं सब कुछ जानता हूँ, वो बहुत कम जानते हैं। इसलिए ब्रह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव श्रद्धा पूर्वक उसी की मीमांसा करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरप्रेट करो, एनालिसिस करो, अच्छी तरह से उस पर रिसर्च करो, अन्वेषण करो, लेकिन ये मत कहो मैंने जान लिया। अब आचार्य के कथन को सुनकर शिष्य क्या कह रहा है? नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच यो नस्तद वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदच। हे आचार्य, मैं यह नहीं मानता कि मैं ब्रह्म के स्वरूप को भली प्रकार जानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं नहीं जानता, किंतु जानता हूँ। हम में से जो भी उसको जानता है वह यही समझता है कि मैं यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूँ। देखो, जानने और मानने की भी दो बातें होती है। ब्रह्म जानने का विषय है और संसार की बातें मानने का विषय है। भगवान श्री राम दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन पधारे थे, कार्तिक की अमावस्या के दिन अयोध्या पधारे। ये जानने की बात है या मानने की? क्योंकि हमारे पूर्वजों के पूर्वज दीपावली मनाते आए और हमने यही सुना, तो हमने इस पे कोई तर्क नहीं किया, हमने इसको मान लिया। लेकिन अगर हमें जिज्ञासा है कि भगवान श्री राम मूलतः कौन थे, मानव थे, महामानव थे, अवतार थे, देवता थे, स्वयं ब्रह्म आए थे, ये जानने का विषय है। तो मानना तो क्या है कि एक हमने परिपाटी में कुछ सुना और हम उसको फॉलो करने लगे। हम बहुत सारे त्योहार करते हैं, लोग देवताओं को भी मानते हैं, जैसे राजस्थान में ही है शीतला माता, तीजा जी, गोगा जी, ऐसे ऐसे देव हैं जिनका नाम दूसरे स्टेट्स में शायद नहीं जानते हैं। लेकिन हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज मानते आए हैं, तो हमने ये तो माना है। लेकिन जानना किसको होता है? ब्रह्म को। तो वहाँ अन्वेषण होता है, खोज होती है, वहाँ ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होती है, अंधविश्वास नहीं होता है, पूरा उसका एनालिसिस होता है। ठीक है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविख्यातम विजानताम विख्यात मैं विजानताम। जो मनुष्य समझता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वो उसको जानता है। कल भी ये बात आई थी, ये लाइन एक बड़ी प्यारी सी, मैंने कहा था ये एक तत्व वाली लाइन है, इसे हमें सबको याद रखना है कि जो ये कहे मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो समझ लेना उसे कुछ नहीं पता, वो दंभ दिखा रहा है अपना, केवल छोटा अभिमान दिखा रहा है। और जिसने कहा मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इसका मतलब अब वो जान सकता है,
वो उस मार्ग पे है, अब उसको सही में जिज्ञासा है और अब वो उस मार्ग पे आगे बढ़ के अपने ध्यान से, मनन से, चिंतन से ब्रह्म की अनुभूति कर लेगा। ज्ञानियों से तो वो अज्ञात है, ज्ञानी तो जान ही नहीं सकते, और न जानने वाले उसे जानते हैं। अर्थात जो मनुष्य श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण यानी सुनना ब्रह्म के बारे में, मनन यानी रात दिन उसी का चिंतन करना, कंटेम्पलेशन करना, और निधिध्यासन यानी व्यवहार में वो बातें ले आना, उसके द्वारा उसके साक्षात दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, वे ही उसे जान पाते हैं। ज्ञान का अभिमान करने वाले उसे कभी नहीं जान सकते। तो यहाँ अभिमानी लोगों की निंदा की गई है कि अभिमानी लोग नहीं जान पाएंगे। अब क्या है? प्रतिबोध यानी बार बार जानना। प्रतिबोध विदितम मतम कृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम। ये वाले श्लोक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने इनका सार जान लिया है ना, तो हमें पूरा इसको लर्न करने की तो जरूरत नहीं है। मेन जो कंसेप्ट्स कल हमने पढ़ी, उनसे जो रेलिवेंट श्लोक हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो ये द्वितीय खंड देखिए बहुत बड़ा नहीं है, केनोपनिषद आसानी से समझा जा सकता है। अब तृतीय खंड में क्या है देखिए, ब्रह्म है देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य है ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। निश्चय ही ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, उस ब्रह्म की विजय में देवता महिमा युक्त हुए, अर्थात देवताओं को गौरव प्राप्त हुआ। मतलब अर्जुन को श्रेय मिला ना कि अर्जुन का गांडीव इतना शक्तिशाली था। अगर अर्जुन पांडवों के साथ नहीं होता तो पांडव युद्ध नहीं जीत सकते थे। लेकिन अर्जुन के पीछे शक्ति किसकी थी? अगर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण सारथ्य नहीं करते, गाइडेंस नहीं देते, तो क्या अर्जुन के डिसीजन सही थे क्या? अर्जुन कर पाता वो सब? ब्रह्म की शक्ति थी ना। तो वैसे ही देवताओं ने विजय प्राप्त की। कल हमने जो कथा पढ़ी थी कि देवताओं को अभिमान हो गया कि हमारी महिमा है, हमारा गौरव है कि हमने जीता। तो देवताओं ने उस विजय को हमारी विजय समझी, अपनी विजय समझी। तो ब्रह्म यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो ये कथा कल जो हमने सुनी ना, बस ये तीसरे अध्याय में खंड में वही कथा है। ठीक है, ये आगे देख लीजिए। ये अग्नि से कहा, क्या कहा? तेग्निम ब्रुवत जात वेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। उन देवताओं ने अग्नि से कहा, हे जातवेद, यह पता करो कि यह यक्ष कौन है। तो अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। तो अग्नि वहां पे आए, ब्रह्म के पास पहुंचे और बोले, मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय ही जात वेदा हूँ। तो यक्ष ने कहा, अच्छा, तुममें क्या शक्ति है? तो अग्नि ने कहा, पृथ्वी की संपूर्ण चीजों को मैं जला सकता हूँ, मेरे भीतर ये शक्ति है। अब ब्रह्म ने क्या किया? यक्ष का रूप धारण करके आए थे ना, एक तिनका सामने रखा और कहा, इसको जलाओ। अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वो जला नहीं पाए। अब देवताओं ने वायुदेव से कहा कि आप जाकर देखिए वायुदेव, ये यक्ष कौन है, क्या चाहता है। अब वो यक्ष रूपी ब्रह्म के पास वायुदेव आए और अपना परिचय दिया, मैं वायु, मैं निश्चय मातरिश्वा ही हूँ। तो यक्ष ने पूछा, अच्छा, तुम में क्या शक्ति है? वायुदेव ने कहा, पृथ्वी पे जो सब कुछ है उसे मैं उड़ा सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है। तो यक्ष ने उनके आगे वही तिनका है उठा के रख दिया और कहा, इसे उड़ा के दिखाओ। वायुदेव प्रयास करने लगे, लेकिन तिनके को हिला भी नहीं सके। अब इंद्र से प्रार्थना की सभी देवताओं ने, हे भगवान देखो कौन है ये यक्ष। ना अग्निदेव ना वायुदेव कोई भी इसे जीत नहीं पा रहे हैं, इसकी जो एक रखे हुए तिनके मात्र को नहीं हिला पा रहे हैं। तो इंद्रदेव दौड़ के गए यक्ष को देखने, लेकिन वो वहां से अंतर्धान हो गए, दिखाई नहीं दिए। इंद्र उसी आकाश में अति शोभा वाली, बहुत ही सुंदर स्वर्ण से भूषित अच्छे आभूषण पहने हुए उमा नाम से एक देवी मिली, जो पार्वती के रूप में ब्रह्म विद्या ही आई थी। उनसे पूछा कि हे देवी, क्या आप बताएंगे अभी जो यहाँ एक यक्ष था वो कौन है? आशय यह है कि स्थूल इंद्रियां, बाहरी आंखों से, कानों से, इनसे हम ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा भी बिना सूक्ष्म बुद्धि की सहायता से उस अविनाशी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती। तो तत्वों में प्रधान अग्नि, वायु सभी उसी परमपिता ब्रह्मरूप परमात्मा के सामर्थ्य से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो अग्नि की जलाने की शक्ति उसके पीछे ब्रह्म है, वायु की उड़ाने की शक्ति उसके पीछे ब्रह्म है,
वरुण की वर्षा करने की शक्ति है, उसके पीछे भी ब्रह्म है। इंद्र जो उस आसन पे बैठे हैं वहां भी ब्रह्म की शक्ति है। अन्यथा एक दिन के तत्व को वो जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। तो ये तृतीय खंड हुआ। अब चतुर्थ खंड में जो ब्रह्म विद्या देवी उमा है वो इंद्र से कह रही है, ता ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयत स्वमिति ततो हैव विदान चकार ब्रह्मेति। यह ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विजय में ही तुम महिमा युक्त बने हो। तो हे इंद्र, आप जिस पे अभिमान कर रहे हो ना कि ये हमारी विजय है, हमारी महिमा है, ये वास्तव में ब्रह्म की ही कृपा है। देवताओं ने केवल उन्हीं की शक्ति से महिमा प्राप्त की है। तो उमा के इस कथन से ही इंद्र ने जाना कि यही ब्रह्म है। तस्माद्वा एते देवा अतितरा विवान्यान्य देवान्य दग्निवायुरिन्द्रस्ते येनेदिष्ठं वस पशुर्हस्ते येन प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव समस्त देवताओं में अग्रगण्य है। अग्रगण्य मतलब इनकी गणना आगे होती है। गणना मतलब काउंटिंग, इन्हें सबसे पहले गिना जाता है, आगे गिना जाता है। अगर स्ट्रेंथ की बात आती है तो इन देवताओं की बात होती है, क्योंकि इन देवताओं ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म का समीप्यस्थ प्राप्त किया था। समीप्यस्थ यानी पास होना, उसके समकक्ष होना। उन्होंने ही सबसे पहले यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। तो उपनिषद में वही बात दो पक्ष प्रकट किए हैं, एक तो आध्यात्मिक और एक अधिदैवत। कल हमने जो पढ़ी थी ना, पराविद्या और अपराविद्या। एक जगह हम संसार का अच्छा सदुपयोग करें और दूसरी तरफ हम मोक्ष मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। तो आध्यात्मिक पक्ष में तो इंद्रिय और आत्मा का ग्रहण होता है और अधिदैवत में अग्नि, वायु और सूर्य का ग्रहण होता है। आशय यह है कि आंखों से भगवान की विभूति देखकर और कानों से सुनकर ही आत्मा को भगवान का ज्ञान होता है। इसी तरह नास्तिक जन भी अग्नि, वायु और सूर्य के सामर्थ्य को देखकर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ही तत्व देव नाम से ग्रहण किए जाते हैं। तस्माद्वा इंद्रोति तरा विवान्यान देवांस येनेदिष्ठं स्पर्श से येनत् प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। इसलिए समस्त देवताओं में इंद्र ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि उन्हीं ने ब्रह्म का समीप्यस्थ प्राप्त कर सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या रूपी उमा से ब्रह्म के विषय में जाना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्म के विषय में जाना। और किनसे जाना? ब्रह्म विद्या रूपी उमा हेमवती देवी। आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो इंद्रियों में आत्मा ही सबसे बड़ा देव है, क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सबसे पहले ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार किया। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक मन है, अहंकार है, बुद्धि है जिसे महत्व भी कहा जाता है, और सबसे इनसे भी श्रेष्ठतम कौन है? आत्मा। इंद्रियों में आत्मा सबसे बड़ा देव है, क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की मदद से सबसे पहले ब्रह्म के रूप को जाना। अधिदैवत पक्ष में सूर्य ही सब भौतिक देवों में बड़ा है, क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जानकर अंत में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई अनंत शक्तिमय प्रभु है। सूर्यदेव अगर एक दिन भी ना आए तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि जहाँ आप जानते हैं साउथ में फ्रिक्वेंटली बारिश होती है, मॉनसून जल्दी आता है, और जब वहाँ सनराइज नहीं होता है तो इतनी मसल्स की प्रॉब्लम्स, इतनी बोन्स की प्रॉब्लम्स, जग आना, जकड़न रहना मांसपेशियों में, ऐसी समस्याएं होती है। क्योंकि सूर्य एक ऐसी जीवनी शक्ति है जो सब में प्राण फूंक देते हैं। तो इस तरह से भौतिक देव की बात करें, भौतिक मतलब ये जो सृष्टि है ना, इसकी बात करें तो इसमें सूर्यदेव सबसे बड़े देव हैं, क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जानकर अंत में क्या विचार करती है कि किसने बनाया सूर्य, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, रोजाना समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, बिल्कुल एकदम पंक्चुअल। तो इनके रचयिता जरूर कोई ना कोई शक्तिमय प्रभु है। तो इस तरह से
ये देखिए कि देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसे चमकता है जैसे बिजली चमकती है। तो इंद्रियां भी ब्रह्म का साक्षात्कार बहुत कम कर पाती है। तो कल भी हमने पढ़ा था ना कि इंद्रियों के द्वारा तो ब्रह्म को जानना संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी हम नहीं जान सकते। तो अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्पेशली नोट कीजिए, पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्ध तद्वनम नामे तद्वनमित्युपासितव्यम् तय एतदेवं वेदाभि यैन सर्वाणि भूतानि संपन्नछन्ति। निश्चय ही ब्रह्म भजनीय है, इसलिए सेवनीय ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म को इस प्रकार जानकर उसकी आराधना करता है, उसको सभी प्राणी चाहते हैं और प्यार करते हैं। ये एक जो नाम दिख रहा है ना इसमें, ये तद्वन, इसको विशेष रूप से आप लर्न कर लेना अच्छे से। केनोपनिषद की जब भी बात आएगी ना, तो ये तद्वन शब्द आपको जरूर पता होना चाहिए। इस पे अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तद्वन, या मैच मेकिंग आती है कि इससे इसको मैच करो, तो तद्वन शब्द कौन से उपनिषद में आया, तो आपको ये याद रखना है, तद्वन केनोपनिषद में आया है। तो ब्रह्म को ही तद्वन नाम से कहा गया है। और मनुष्य ब्रह्म को किस तरह जान के आराधना करे, कि ब्रह्म की ही उपासना करे। जैसे कल हमने यही इसी का सार पढ़ा था, तो मैंने एक लाइन और बताई थी, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है ना कि हम जिसका ध्यान करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो जो मनुष्य पितरों को पूछता है वो पितृलोक में जाता है, जो देवताओं को पूछता है वो देवलोक में, और जो ब्रह्म की उपासना करता है वो योग के पद पे जाता है और ब्रह्म में ही लीन होता है। तो ब्रह्म को तद्वन कहा है, एक तो ये नाम हमें याद रखना है, और एक कि सभी प्राणी क्यों किसी को चाहते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की प्रियता के कारण, ब्रह्म के कारण। अब ब्रह्म संबंधी विद्या की बात हो रही है। आचार्य क्या कह रहे हैं शिष्य से, कि जो उपनिषद पूछी थी हमने तुम्हें कह दी। तुम्हारा सवाल था ना, केन कौन है जो प्रेरित करता है बुद्धि को कि वो निर्णय ले, कौन मन को प्रेरित करता है कि वो संकल्प विकल्प करे, कौन कानों को प्रेरित करता है कि वो सुने, कौन आंखों को प्रेरित करता है कि वो कुछ देखे, कौन वाणी को प्रेरित करता है कि वो कुछ बोले। तो ये पहला प्रश्न जब शिष्य ने सद्गुरु से किया, तो सद्गुरु ने ये ब्रह्म के बारे में पूरा वर्णन किया। अब बात आ रही है कि तुमने जो पूछा हमने बता दिया तुम्हें केन उपनिषद में, अब हम तुम्हें ब्रह्म संबंधिनी उपनिषद का व्याख्यान करेंगे। अब इसका क्या अर्थ है, जिससे तुम्हें ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो। तो अब सारी बातें होने के बाद, ब्रह्म के बारे में बहुत सारी बातें जानने के बाद, ये भी तो बात आई कि अब इस ब्रह्म को मैं प्राप्त कैसे करूं। तो तसै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम। ब्रह्म की समीपता प्राप्त करने के लिए तप, सहनशीलता, इंद्रियों का संयम, मन का वशीकरण, वैदिक कर्मानुष्ठान, यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अंग है और सत्य उसका स्थान है। ये भी एक अच्छा श्लोक है, इससे छोटा सा भी है, हम सबको पढ़ना है, क्योंकि तप शब्द हम वैसे भी पढ़ते हैं, दम पढ़ते हैं हम, दम यानी दमन करना, दमन किनका, इंद्रियों का। अब वो जबरदस्ती नहीं, मीन्स धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को ट्रेनिंग देना, ऐसी उनको अभ्यस्त करना कि वो विषयों की ओर ना दौड़े। तो सहनशीलता मतलब दम सहन करना, इंद्रियों का संयम करना, मन को वश में लेना, ये वेद सारे ब्रह्म के ही अंग है और सत्य उसका स्थान है। ब्रह्म कहाँ रहता है, सत्य में रहता है। अब पूछे कि इसका अंतिम कौन सा श्लोक है, तो ये देखिए, यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमान मनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति। तिष्ठ धातु संस्कृत में तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, तो यहाँ पे उसका क्या मतलब है, चिरकाल तक वो ब्रह्म कहाँ, स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और चिरकाल तक ब्रह्म आनंद का उपभोग करता है, और यही सर्वश्रेष्ठ स्वर्गलोक है। अब इसमें शांति पाठ भी है, इसे भी हम सभी को पढ़ लेना है। जैसे हमने प्रारंभ में प्रार्थना पढ़ी थी ना, वैसे ही शांति पाठ भी आप सब पढ़ लें। पीडीएफ मिल ही गया है, तो आप इसे सभी निकालेंगे, चाहे इसका आप प्रिंट आउट लें, चाहे आप खुद लिखें। हमें ये दोनों पता होने चाहिए, शांति पाठ भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दोनों का मिल गया सभी को। ईशा
ईशावास्य उपनिषद और केनोपनिषद दोनों आपको क्लियर है आई थिंक। चलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीट में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, डबल काउंट में आप श्वास बाहर छोड़ेंगे, फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास, ओमकार का उच्चारण, शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। अपने सप्त द्वार को स्पर्श करते हुए ये भावना करेंगे कि हमने जो भी अध्ययन किया उसे हम अपने भीतर धारण कर सकें और ब्रह्म की ओर उन्मुख हो सके। धीरे धीरे प्रसन्न मुखमंडल के साथ टिमटिमाते हुए नेत्र खोलेंगे। हरिओम।